Good morning to all of you and welcome to all of you in OCIS PCS क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोगों देखते हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं एंड वन लाइनर फैक्ट्स भी दिए गए हैं एंड एट द एंड एज यूजुअल हम लोग MCQs को देखेंगे। ठीक है, तो आते हैं फर्स्ट इश्यूज पर। कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं? फर्स्ट इशू है आपको स्वच्छ सर्वेक्षण का 8वां संस्करण जो है वो जारी किया गया है, 8th एडिशन, जिसके तहत इसमें क्या किया गया है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरा शहर, ओके, मेरा शहर मेरी पहचान। ठीक है, यह दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। हमेशा क्या होता है कि शहरी जो सर्वेक्षण है वो जारी किया जाता है, तो इस बार जो जारी किया जाएगा वो 8th एडिशन है। फर्स्ट थिंग ये किसके द्वारा जारी किया जाएगा? तो शहरी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय हैं हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी, तो इनके द्वारा यह शुरू किया गया है। और याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता जो है सर्वे करवाया जाएगा। ठीक है, नो, आप यहाँ इमेज पे देख रहे हैं स्वच्छ सर्वेक्षण, है ना, नो द मेजर हाइलाइट्स क्या क्या दिए गए हैं। अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें और क्या एडिशनल फैक्ट्स हैं। इस स्वच्छ सर्वेक्षण को 2016 में जो है उसको उस समय आरंभ किया गया था। ठीक है, तो शुरू कब की गई थी? 2016 में। किसके द्वारा? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत जो है या उनके द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य क्या था? स्वच्छ सर्वे उद्देश्य क्या है कि शहरों को फास्ट ट्रैक प्रतिस्पर्धी तरीकों से सतत स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करना है। स्वच्छ सर्वेक्षण ने स्वच्छता सुधार के लिए शहरों के बीच में क्या कर दिया है? शहरों के बीच में इसने एक प्रतिस्पर्धा, शहरों के बीच में क्या किया है? प्रतिस्पर्धा की स्वस्थ भावना जो है पैदा की। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि स्वच्छ जो सर्वेक्षण लास्ट जो आया था तो उसके अकॉर्डिंग इंदौर को फर्स्ट प्राइज या किसी अदर सिटी को मिल रहा है, तो उसमें क्या हो गई है? एक कंपटीशन की भावना जो है वो उत्पन्न हो गई है। ठीक है, तो प्रतिस्पर्धा की जो इसने एक स्वस्थ भावना है, एक हेल्दी, बोल सकते हैं हेल्दी कंपटीशन, इसे हम एक बैड कंपटीशन नहीं कहेंगे, हेल्दी एक अच्छा माना जाएगा। ओके, गुड क्वालिटी माना जाएगा इसे। तो क्या किया इसने? जब से ये सर्वे स्टार्ट हुआ है तो इस सर्वे से यही फायदा हो रहा है कि शहरों के बीच में आपस में कंपटीशन हो रहा है, तो स्वच्छता भी कहीं ना कहीं स्वच्छता को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। हाँ, इस वर्ष के मूल्यांकन में, इस बार जो एवोल्यूशन किया जाएगा, जो मूल्यांकन किया जाएगा, उसमें करीब से करीब कितने हैं? 10 करोड़ नागरिकों को इसमें शामिल करने की एक लक्ष्य रखा गया है इस बार जो 8th वाला है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा कहला रहा है स्वच्छता सर्वेक्षण है। और इसके मापदंड क्या है? इस स्वच्छ सर्वेक्षण जो करते हैं उसकी मापदंड क्या क्या रखा गया है? घर घर जाकर कचरा संग्रहण, शून्य अपशिष्ट कार्यक्रम, दिव्यांग अनुकूल शौचालय, बेहतर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन। ठीक है, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन। ओके, तो ये सब इसके एक मापदंड रखे गए। इन सब में देखा जाएगा कि कौन किसकी कौन सा शहर सबसे बेस्ट है। जो सर्वे किया जा रहा है उसमें इन मापदंडों के आधार पर सर्वे किया जाएगा। ठीक है, कि घर घर जाकर के कचरा संग्रहण, शून्य वगैरह जो दिए गए हैं 80, ये उसके मापदंड है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इश्यूज पे आते हैं। रूपा पाई की द योगा सूत्रा फॉर चिल्ड्रन, रूपा पाई के द्वारा ये बुक उन्हीं की है, उसको रिलीज की गई है। ठीक है, रूपा पाई की द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए योगा के सूत्र है। ठीक है, ये रिलीज हो चुकी है। देख लेते हैं। यह किताब जो है योग पर पतंजलि की करीब 2000 साल पुराने, ठीक है, यह किताब जो आप देख रहे हैं पतंजलि की 2000 साल पुराने पाठ के रहस्यों को उजागर करेगी। 2000 साल पुराने पाठ के रहस्य को उजागर करेगी। और इसे किसने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है? इस पुस्तक को प्रकाशित किया है हैचेट इंडिया ने द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन पुस्तक प्रकाशित की है। अब इस पुस्तक में है क्या वो हमें देखना है। इसका उद्देश्य क्या है? योग के अभ्यास को
बच्चों के जो रोजमर्रा की लाइफ होती है ना, उसमें इसको शामिल करना है, बच्चों के जीवन से जोड़ना है योग को। ठीक है, तो क्या है, योग के अभ्यास को बच्चों के रोजमर्रा के जीवन से जोड़ना और उन्हें अपने अंदर, आप कह सकते हैं कि एक सर्वश्रेष्ठ लाने के लिए, ठीक है, यानी योग को सर्वश्रेष्ठ, इसकी सबसे बेस्ट है ये, लाने के लिए दिमागी शक्ति का उपयोग करने में मदद करना। ओके, दिमागी शक्ति का उपयोग करने में मदद करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आरती होल्ला मैनी, ओके, आरती होल्ला मैनी को संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष कार्यालय का निदेशक नियुक्त किया गया है। किसको? आरती होल्ला मैनी को। ठीक है, यह है क्या, यह भारतीय मूल की हैं। यह क्या है, आरती होल्ला मैनी जो है यह भारतीय मूल की हैं। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया है? संयुक्त राष्ट्र महासचिव, संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, है ना, एंटोनियो गुटेरेस, इनके द्वारा क्या किया है, भारतीय मूल उपग्रह, ये है कहाँ की, भारतीय मूल उपग्रह उद्योग विशेषज्ञ हैं, भारतीय मूल उपग्रह उद्योग विशेषज्ञ हैं आरती होल्ला मैनी को, कहाँ पर? वियना में। ठीक है, वियना में बाहरी अंतरिक्ष मामलों के संयुक्त राष्ट्र जो कार्यालय है, यानी UNOOSA का निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, UNOOSA का यानी क्या होगा, ऐसे का इनको निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, नाम क्या है? आरती होल्ला मैनी। क्लियर? अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एक वर्ड आया है वियना, जिसको मैंने एक राउंड अप किया है, वियना। ठीक है, तो इस वियना में अभी हाल फिलहाल की कोई एक ऐसा न्यूज हो जो आप लोगों को ध्यान में हो? वियना में आई थिंक इसी वीक का है, एक दो दिन पहले की न्यूज मैंने बताया था। वियना क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है, यह ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और इससे रिलेवेंट जो न्यूज़ है वह यह है कि दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर, ठीक है, दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर, भारत के भी 5 शहरों को शामिल किया गया है। बेंगलोर है, अहमदाबाद है, चेन्नई है, मुंबई है, दिल्ली है ना, भारत के भी 5 शहरों को इसमें शामिल किया गया है। तो दिल्ली और मुंबई की, यहाँ पे एक साथ और एक चीज लिख लीजिए कि भारत के 5 शहर इसमें शामिल हैं, भारत के 5 शहर। और वो कौन कौन से हैं? वो कौन कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई। इनको कितनी रैंकिंग मिली रहने योग्य शहर में? 141 रैंकिंग मिली। ठीक है, बात करते हैं अगर चेन्नई की, क्लियर? इस रहने योग्य शहर में ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है वियना सबसे बेस्ट है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत के 5 शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद एंड बेंगलुरु। और रैंकिंग क्या है? दिल्ली और मुंबई की रैंकिंग मिली है 141, चेन्नई को मिला है 144, अहमदाबाद 147 है एंड बेंगलुरु को मिला है 148। क्लियर? चलिए, हाँ,
तो ये हो गए। अब हम लोग आते हैं इसके साथ ही देख लेते हैं आरती जो है, आरती जो इनको नियुक्त किया गया है, यह इटली की सिमोनेटा डी पो, इटली की है सिमोनेटा, सिमोनेटा डी डिपो, ठीक है, सिमोनेटा डी पिपो की जगह ये सिमोनेटा डी इनका स्थान ले रही हैं। इटली की सिमोनेटा डी पिपो की जगह यह स्थान कौन ले रही हैं? आरती होला मैनी, जो भारतीय मूल की हैं। आरती होला मैनी क्या बनाया गया है इनको? संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, ठीक है, का बाह्य अंतरिक्ष कार्यालय का इनको नियुक्त किया गया है, संयुक्त राष्ट्र के बाह्य अंतरिक्ष कार्यालय का। ओके, चलिए। भारत अब अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा राजमार्ग नेटवर्क, आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, है ना। राजमार्ग नेटवर्क का मतलब हो गया कि इसमें जो हाईवेज होंगे, ठीक है, वो अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क कहाँ का हो रहा है? भारत का हो गया है। देख लेते हैं क्या न्यूज़ है। भारत में 1.45 लाख किलोमीटर, कितना दिया गया है? 1.45 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवेज, ठीक है, नेशनल हाईवेज का नेटवर्क जो कि अब अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क हो गया है। तो इस डाटा को याद रखिएगा, कितना है? 1.45 लाख किलोमीटर। ये डायरेक्ट जो है आंकड़ा, ये आंकड़ा डिजिट फॉर्म में ही आपके बीपीएससी एग्जाम का जो ट्रेंड है वहाँ पर क्या करता है? डिजिट फॉर्म में दे देता है, तो ध्यान रखिएगा। या फिर अदर एग्जाम में भी देखेंगे तो, क्योंकि चूंकि ये नेशनल हाईवेज को है, तो नेशनल हाईवेज में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आंकड़ों के ऊपर ही बनते हैं। कौन सा एनएच पे ये हुआ, या किस एनएच को किससे जोड़ा, कुछ ऐसा सवाल ही आता है, तो वहाँ पे आंकड़े ही पूछेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, भारत अमेरिका के बाद दूसरा बन गया है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा राजमार्ग नेटवर्क है, जहाँ पे सड़कों का अगर पूछ लिया जाए कितना है, तो 1.45 लाख, ठीक है, इतने किलोमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। टोल से, अब जब नेशनल हाईवेज बना है तो आप ये जानते हैं कि वहाँ पे क्या होते हैं, नेशनल हाईवेज पे आप देखते हैं जब आप जैसे ही क्रॉस करते हैं टोल प्लाजा, वहाँ आप देखते हैं तो उस टोल से जो राजस्व की वसूली होती है वो 2023 में कितना हो गया है? 41,342 करोड़, जो कि पहले यानी 13-14, अगर 2013-14 की बात की जाए, करीब करीब 9-10 साल पहले की बात की जाए तो कितना था? केवल 4,770 करोड़ रुपए था। इसका मतलब अभी बढ़ के सोचिए कि ये अमाउंट 2013-14 में कितना है? 4,770, और अब कितना हो गया है? 4 से 41, यानी 10 गुना तो यही दिखाई दे रहा है ना। अब कितना हो गया है? 4 से 41 करोड़, 41,342 करोड़, है ना, 41,342। तो आंकड़ा जो है ये 9-10 साल में कितना बढ़ गया? करीब करीब 10 गुना ऐसे ही हो गया, ठीक है। ये चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ये आंकड़ा इतना टोल प्लाजा से इतना है, ठीक है। अगर बात की जाए, और इसका ये तो चलिए कि 41 है अभी है, लेकिन इसका टारगेट भी किया गया है 2030 तक, एक इसका लक्ष्य रखा गया है, सरकार ने लक्ष्य रखा कि 2030 तक हमें समूह कितना करना है? 1,30,000 करोड़। ओके, 1,30,000 करोड़ रुपए तक इसको बढ़ाना है। कितना है? 1,30,000 करोड़ तक। अब 2013-14 में जो फोर लेन वाले जो एनएच हैं वो कितने हैं? 18,000। ये सारे आंकड़े को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 13-14 में कितना था? 18,000 था, और 9-10 साल पहले। और अभी कितना हो गया है? एनएच जो फोर लेन वाले एनएच है वो कितना हो गया है? लगभग 2 गुना होकर के कितना हो गया है? 44,654 किलोमीटर। कितना हो गया है? 44,000, जो पहले कितना था? 18,000 था। तो लगभग आप इसको बोल सकते हैं कि ये एक 2 गुना इसका हो गया है 9-10 साल में ही, है ना। तो ध्यान रखिएगा, 4 लेन एनएच की बात की जाए तो वर्तमान में कितना है? 44,000। इसमें जितने भी डाटा दिए हैं इन सभी को ध्यान रखना है, ठीक है, इन सभी को ध्यान रखना है। 44,654 किलोमीटर अभी 4 लेन एनएच है। और अभी सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ कहती है भी है कि जो हमारे मंत्री हैं, है ना, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी। तो उनके द्वारा एक 4 लेन एनएच को भी जो है वो पास किया गया है। तो किस राज्य के लिए 4 लेन एनएच बनेगा ना? 4 लेन एनएच तो किस राज्य के लिए है? तो वो हरियाणा के लिए किया गया है, ठीक है। तो
तो और भी इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, लेकिन जो बढ़ जाएगी उसको नहीं देखना, जो वर्तमान में है वो देख लीजिए। और इसके साथ तो 4 लेन NH वाला भी ध्यान रखिएगा कि हरियाणा में किया जाएगा। ओके, तो ये हो गई आपकी। और खास करके हरियाणा PCS जो देंगे, जो हरियाणा PCS देने वाले स्टूडेंट हैं, वो इसको दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिएगा, वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि उनके स्टेट का हो गया ये, तो हरियाणा PCS वाले। क्लियर, ये हो गई आपकी। जितने आंकड़े हैं ध्यान रखेंगे। इसमें थोड़ा सा लगेगा कि बोरिंग का कैसे हो गया होगा क्लास, थोड़ा सा बोरिंग टाइप का फील होगा, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ओके, कि टोल प्लाजा से इतना था और अभी वर्तमान में कितना हो गया है, और टारगेट कितना रखा गया है, 1,30,000 का। वर्तमान में हम ले रहे हैं 41,000। 10 साल पहले कितना था, 4,000 तो था। तो ये एक इस तरह से वैल्यूज को कुछ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। CJI है ना, CJI डॉक्टर कौन है, सबको पता है, ठीक है। डॉक्टर जस्टिस कौन है, DY चंद्रचूड़। CJI कौन है, CJI ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, DY चंद्रचूड़। लगातार न्यूज में है, आप लोग जान ही रहे हैं। ने क्या किया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के नए परिसर की आधारशिला रखी है। तो कहाँ रखा गया है रिसेंटली, जो है हाई कोर्ट के नए परिसर का आधार अभी कहाँ रखा गया है रिसेंटली, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। और ये तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो गया। परिसर की बात की गई तो किस क्षेत्र में, यह परिसर जम्मू शहर की बाहरी इलाका कौन सा है, रायका क्षेत्र। रायका क्षेत्र ध्यान रखिएगा, ठीक है। हो सकता है सवाल रायका पे आ जाए कि जम्मू कश्मीर के या जो अभी उच्च न्यायालय की नई आधारशिला रखी गई है निम्नलिखित में से कहाँ, तो क्या हो जाएगा उसके, हो सकता है सांबा दे दे, कुछ दे दे, तो रायका क्षेत्र को ध्यान रखना है। ओके, रायका क्षेत्र। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश कौन है, वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश वो कौन है, गीता मित्तल है, ठीक है, गीता मित्तल है। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय, पहली बार ऐसा होगा कि 30 जून और 1 जुलाई को श्रीनगर में क्या रखा गया है, 2 दिवसीय जो एक प्रोग्राम है, भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण। कौन सा है, भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण। ओके, भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, ठीक है। 2 दिवसीय क्या रखा गया है, अखिल भारतीय यानी ऑल इंडिया लेवल पर होगा, वो अखिल है, अखिल, ठीक है, अखिल भारतीय यानी ऑल इंडिया लेवल पर होगा, वो अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बैठक की मेजबानी करेगा। और यह ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम कौन इसमें इसकी जो मेजबानी कर रहा है, वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय पहली बार करेगा। 30 जून और 1 जुलाई को, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस प्राधिकरण बैठक की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनानास दिवस जो है 27 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये नहीं पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय अनानास दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट ये है कि अनानास को लेकर के प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, भारत का क्या, वहाँ पर भारत का क्या भूमिका है उसमें वो देख लेते हैं कि भारत में कितना प्रोडक्शन होता है या किस स्थान पर भारत है। तो भारत में अनानास का उत्पादन जो है मुख्यतः कहाँ होता है, त्रिपुरा में होता है। तो फर्स्ट थिंग तो ये याद रखना है, मेनली त्रिपुरा में होता है। और इसके साथ ये कहाँ, त्रिपुरा में होता है। ये वही त्रिपुरा है जो तीन ओर से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये वही त्रिपुरा है जो क्या है, तीन ओर से बांग्लादेश से, तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है, ये त्रिपुरा। ओके, चलिए। तो अब क्वीन अनानास में भी एक होता है जिसे बोलते हैं क्वीन अनानास। ओके, यह अनानास की सबसे बेहतर क्वालिटी मानी जाती है। अनानास की सबसे, आप देखेंगे अनानास खाएंगे तो कुछ अनानास ऐसे होते हैं जिसको खाने के बाद आपको आपकी टंग में एक इचिंग टाइप की फील होने लगती है, इचिंग होने लगती है, ठीक है। तो उसको हम बेहतर क्वालिटी नहीं मानते हैं, उससे बेहतर उसमें भी देखा जाता है। अगर आप बहुत ऐसे शो कॉल्ड लोकल ऐसे बात करें
तो उसमें भी एक कहा जाता है कि राजा और रानी वाला कॉन्सेप्ट होता है कि ये राजा है तो ये अच्छा नहीं होगा, अच्छा ये रानी वाली है अनानास तो ये सही होगी। ठीक है, कहने का मतलब है उसमें भी मेल फीमेल का ऐसा एक है कुछ, उसमें भी चूज कर लिया जाता है। तो कहते हैं कि जो क्वीन अनानास होती है जो उसकी बेस्ट क्वालिटी होती है, जिसको खाने से इचिंग नहीं होती है। ठीक है, ऐसे नॉर्मली बस ध्यान रखिएगा। आप लोग सभी को अनानास तो खाते ही हैं, है ना। तो जो रानी वाली जो अनानास होती है तो क्वीन हो गया यहाँ पे, लेकिन ऐसे इसको रानी अनानास भी कहते हैं, तो उससे इचिंग नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट क्वालिटी अनानास की यही माना जाती है। और इससे इसका यह क्या है, त्रिपुरा का राज्य फल है। ठीक है, त्रिपुरा का राज्य फल है। तो अगर अब पूछा जाए, ठीक है, तो भारत में सबसे ज्यादा अनानास जो होता है वो कहाँ होता है, तो भारत में क्वीन अनानास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये था। ठीक है, अनानास डे इंपॉर्टेंट ये है कि भारत में जो है क्वीन अनानास का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, और अगर हम एक ग्लोबली इस पे बात की जाए, वर्ल्ड लेवल पे बात की जाए, तो जो कोस्टरिका, ठीक है, कोस्टरिका दुनिया का सबसे बड़ा अनानास उत्पादक देश है, कोस्टरिका। उसके बाद अगर बात करते हैं तो इंडोनेशिया और फिलीपींस दुनिया के अन्य शीर्ष उत्पादक हैं। ठीक है, यानी कोस्टरिका हो गया फर्स्ट, सेकंड में इंडोनेशिया एंड फिलीपींस हो गया। ठीक है, सेकंड थर्ड इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। भारत जो है क्वीन अनानास का सबसे बड़ा उत्पादक, भारत का कौन सा, भारत का कौन सा, त्रिपुरा राज्य। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं क्या है। द एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ठीक है, एशियन, इससे पहले क्या आई थी, NIRF, वो क्या था, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग थी, नेशनल थी, राष्ट्रीय थी। अब ये क्या है, एशियन, पूरा एशिया का आया है। पूरे एशिया में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज किसको बोला गया है। ठीक है, ये है, इसकी रैंकिंग आ गई 2023 की। तो अगर आप देखेंगे एशिया के हिसाब से तो IISc जो बेंगलोर है, भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान है। ठीक है, पूरे एशिया का निकाला गया है। तो IISc को, बेंगलुरु को क्या किया गया है, ये भारतीय जो है, इंडिया के संदर्भ में अगर देखेंगे तो भारतीय संस्थान में इसको टॉप पोजीशन मिली है। और ये रिपोर्ट जो है किसकी है, ये रिपोर्ट है टाइम्स हायर एजुकेशन। किसकी है यह, टाइम्स हायर एजुकेशन, टाइम्स हायर एजुकेशन। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु ने 48वीं रैंक हासिल किया है। इसको ये समझने, आपको ये समझना होगा कि पूरे एशियाज की अगर बात की जाए यूनिवर्सिटी की, तो IISc बेंगलुरु जो है वो 48th पोजीशन पर है। लेकिन अगर उसको हम भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो भारतीयों में शीर्ष स्थान जो है इसी को दिया गया है। शीर्ष संस्थान किसको है, IISc बेंगलुरु को। क्लियर, यहाँ कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि जब हम लोग पढ़ रहे थे, अच्छा चलिए पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे क्लियर हो गया, ये IISc बेंगलुरु। ठीक है, इसके साथ रिलेवेंट और कौन से क्या क्या है, ये तो हो गई भारतीय संदर्भ में। ठीक है, भारतीय जो संस्थान दिए उसमें से इसमें है। लेकिन पूरा ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, ओवरऑल की अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, सबसे टॉप पर जो है और लगातार 4 सालों से बना हुआ है वही यूनिवर्सिटी, वो है चीन का आपका सिंघुआ यूनिवर्सिटी। चीन की आपकी यह सिंघुआ यूनिवर्सिटी है जो लगातार 4 सालों से क्या है, टॉप पर बनी हुई है। चीन की यह सिंघुआ यूनिवर्सिटी, ठीक है, लगातार चौथे साल भी अपना स्थान बरकरार रखी है, यानी यह पहले स्थान पर है। ठीक है, इस एशिया के जो विश्वविद्यालय रैंकिंग में यहाँ पर, और अगर सेकंड पोजीशन पे देखा जाए, सेकंड पोजीशन पर, तो वो भी चीन की कौन सी यूनिवर्सिटी है, पैकिंग विश्वविद्यालय, पैकिंग यूनिवर्सिटी है। यह भी क्या है, ये भी 4 साल से लगातार दूसरे स्थान पर बनी हुई है। यानी फर्स्ट पे हो गई आपकी सिंघुआ चीन की, दूसरी पैकिंग यूनिवर्सिटी, तो ये हो गया। लेकिन भारत की अगर बात की जाए कि एशिया यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग में भारत की कौन सी यूनिवर्सिटीज है जो सबसे टॉप पर हुई है, तो वो होगी IISc बेंगलुरु। ठीक है, जिस तरह से आप देख रहे थे कि जब नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी किया गया था, यानी NIRF, जब NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, ओके,
2023 जब यह जारी किया गया तो ये नेशनल है, तो केवल क्या होगा, हमारे देश के ही यहाँ पे कॉलेज को बहुत सारी कैटेगरीज इसमें थी, जैसे विश्वविद्यालय इसके तहत आता है या कॉलेज, इसकी कैटेगरी में ये लोग अलग किस किस प्रकार से रैंक जारी करते हैं। विश्वविद्यालय की एक अलग कैटेगरी होगी कि सबसे बेस्ट विश्वविद्यालय कौन सा है, सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है इंडिया में। और इस साल तो इन लोगों ने किसको शामिल किया था, जो कृषि वाले डिपार्टमेंट को जो है उसको भी इन्होंने शामिल कर लिया था, ठीक है। तो इंडिया में जब जारी होती है तो विभिन्न प्रकार की लॉ को लेकर के अलग से होती है, मेडिकल फील्ड को लेकर के अलग से होती है कि मेडिकल कॉलेज में सबसे बेस्ट कौन सा है। तो इस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में रैंकिंग जारी की जाती है, ठीक है। तो अगर और इस यहाँ पर भी अगर NIRF में समग्र अगर ओवरऑल बात की जाए, ओवरऑल में तो सबसे जो बेस्ट थी नंबर 1 पर वो कौन सी, IIT मद्रास, ठीक है, रैंक 1 थी इसकी। एंड यहाँ पर IISC बेंगलुरु जो है यह सेकंड पोजीशन पर, ठीक है। एंड IIT दिल्ली जो है वो थर्ड पोजीशन पर थी, या थर्ड पोजीशन पर थी। IIT दिल्ली थर्ड पर थी, क्लियर। तो ये ओवरऑल में NIRF की रैंकिंग हो गई। अब एशियन यूनिवर्सिटी की आई है तो सबसे बेस्ट क्या हो गया आपका, IISC बेंगलुरु का 48 था। एक्चुअली भारत के ना कितने जो एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग में टॉप 200 की अगर बात की जाए, टॉप 200 में तो भारत के जो है 18 यूनिवर्सिटीज़ को लाया गया है। भारत के कुल 18 विश्वविद्यालय उस टॉप में शामिल हुए हैं, ठीक है। लेकिन एक भारतीय विश्वविद्यालय जो है केवल अगर हम टॉप 200 की बात करें तो भारत के 18 हैं। लेकिन अगर बोला जाए कि टॉप 50 में बात की जाए, टॉप 50 में तो क्या होगा, टॉप 50 में एक भारतीय विश्वविद्यालय सिर्फ 50 में, केवल एक यूनिवर्सिटी है टॉप 50 में, और वो कौन सी है, IISC बेंगलुरु, और रैंक क्या है 48। तो केवल एक ही यूनिवर्सिटी हुई है ना, केवल एक, और उसका नाम क्या है उस एक का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, बेंगलुरु ये हो गई। इसकी रैंक कितनी हो गई, 48, ठीक है। इसीलिए इसको बोला गया है कि एक यूनिवर्सिटीज़ है जो केवल टॉप 50 में आई है, जबकि 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप 100 में आए हैं, 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप 100 में आए हैं, ठीक है। देख लेते हैं। अब ये थोड़ा सा आपके सामने ये बॉक्स बनी हुई है, इंडेक्स दिया हुआ है, देख लीजिए। यहाँ पर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर की रैंक 48 है, फिर JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च 68 है, शूलनी जय प्रौद्योगिकी 77, इस तरह से कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जामिया मिलिया की भी रैंक याद रखिएगा, ठीक है। जामिया मिलिया इस्लामिया जो है ये 128 है, 128 रैंक इसकी ध्यान रखिएगा। हालांकि इसमें अगर थोड़ा, क्योंकि जामिया मिलिया थोड़ा सा हाईलाइट में रहता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इंफोसिस ने क्या किया है, डांस्के बैंक के साथ कितने का $454 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। कितना है, 454 मिलियन, इतने डॉलर के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इंफोसिस जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी यह IT सेवा फर्म है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी IT सेवा फर्म कौन सी है, इंफोसिस है ना, इंफोसिस, ओके। IT सेवा फॉर्म इंफोसिस। सुधा मूर्ति का नाम सबने सुना है, ऋषि सुनक का नाम सबने सुना है, नारायण मूर्ति का नाम सबने सुना है ना। इंफोसिस के संस्थापक कौन है, नारायण मूर्ति। कपिल शर्मा शो देखते हैं, कपिल शर्मा शो में सुधा मूर्ति जो है कुछ दिन पहले उनको क्या आई थी, है ना, सुधा मूर्ति। अगर नहीं ध्यान रहेगा तो ऐसे किसी चीज़ से भी जोड़ के देख लीजिए, कपिल शर्मा शो में सुधा मूर्ति, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है वो शो में बुलाया गया। तो जाहिर सी बात है कि कुछ अपना उन्होंने अपना जो भी था उन्होंने अपना उस शो में कहा, अपने बारे में जो बताया। तो ये तो बस मैं यहाँ इसलिए बता रही हूँ ताकि याद रहे। इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति, उनकी वाइफ कौन है, सुधा मूर्ति, और ऋषि सुनक जो हैं, जो ब्रिटेन के कौन है प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, वो उनके दामाद है। ये वही इंफोसिस है, ठीक है, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी IT सेवा फर्म है। ने क्या किया है, ऋणदाता के डिजिटल परिवर्तन में
तेजी लाने के लिए डेनमार्क स्थित डांस्के बैंक है, कहां पर? यह डेनमार्क में है, यह डेनमार्क में है, डांस्के बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ओके, बस इतना ही। नेक्स्ट देख लेते हैं, केंद्रीय मंत्री नारायण राणा, केंद्रीय मंत्री कौन है? नारायण राणा ने चैंपियंस 2 पोर्टल लॉन्च किया। आखिर चैंपियंस 2 पोर्टल है क्या? तो एमएसएमई दिवस, ठीक है, सूक्ष्म लघु उद्योगों से एमएसएमई, इस दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के द्वारा चैंपियंस 2 पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अब इसके तहत क्या क्या किया गया है? यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को अधिक समावेशी और उपयोगकर्ता अनुकूल तरीके से सहायता प्रदान करने में मदद करेगा। यह एक पोर्टल है और यह पोर्टल जो है 11 भाषाओं में उपलब्ध होगा और उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय में फीडबैक सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है, एमएसएमई के लिए शिकायत निवारण और सूचना प्रसार के लिए आईसीटी आधारित प्रणाली के रूप में चैंपियंस पोर्टल जो है 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। ये ध्यान रखिएगा कि चैंपियंस पोर्टल जो है ये लॉन्च कब हुआ था? 1 जून 2020 को। क्लियर? चलिए अब हम लोग आते हैं आज के जो वन लाइनर फैक्ट्स है उस पे। सीबीडीसी स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी है? रिलायंस जनरल। स्विंगटन स्नो फेस्टिवल, ओके, स्विंगटन स्नो फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ? जम्मू कश्मीर में। प्रतिष्ठित प्रोफेसर, चलिए जम्मू कश्मीर से एक और है लेवेंडर महोत्सव, ठीक है, लेवेंडर महोत्सव, वो भी यहीं पर था, लेवेंडर महोत्सव। लेवेंडर महोत्सव उसका आयोजन भी कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में, लेवेंडर महोत्सव, ठीक है। और स्नो फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसे मिला है? आचार्य एन गोपी को, आचार्य एन गोपी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किस राज्य में हाल में ही एक पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग की जो रॉक पेंटिंग है वो खोजी गई थी? तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर में खोजा गया है, आंध्र प्रदेश के, ये ध्यान रखिएगा, गुंटूर भी वर्ड ध्यान रखिएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश का कहां पर? गुंटूर जिले में, ओके। और अभी हैदराबाद में भी जैन की जो है 4 मूर्तियां मिली हैं, है ना, जैन तीर्थंकरों की 4 मूर्तियां कहां पर मिली है? हैदराबाद में। साथ में ये भी लिख लीजिए। चार आदिनाथ फर्स्ट तीर्थंकर हैं, नेमिनाथ 21वें हैं, पार्श्वनाथ 23वें हैं, महावीर 24वें हैं। आदिनाथ का चिन्ह, प्रतीक चिन्ह क्या है? बैल है। नेमिनाथ का नील कमल है। पार्श्वनाथ का क्या है? सर्प है। महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह है। जो इस प्रकार से लिखेगा, आई डोंट थिंक, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हाँ वो भूल जाया करेगा, ठीक है, फैक्ट्स को वो भूलेगा। बिल्कुल इस तरह से लिख डालिए। मध्य पाषाण काल की अगर बात की जाए, रॉक पेंटिंग आंध्र प्रदेश का गुंटूर, और हैदराबाद से जैन तीर्थंकर, जिसमें काले बेसाल्ट की और ग्रेनाइट, ये 2 काले बेसाल्ट और ग्रेनाइट, ठीक है, जो मिले हैं 2 अलग अलग स्तंभों में पाए गए हैं ना, 2 स्तंभ है, इन 2 स्तंभों में 2-2 मूर्तियां मिली हैं, ठीक है। और 2 स्तंभ किसके बने हुए हैं? काले बेसाल्ट पत्थर के हैं, और दूसरा किसका है? ग्रेनाइट का है, ग्रेनाइट का है। क्लियर? चलिए, भारत का सबसे आकर्षक नियुक्त ब्रांड कौन सा है? टाटा पावर। स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची, स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में सिलिकॉन वैली जो है वो टॉप पर है, सिलिकॉन वैली। EIU
ठीक है। इसके द्वारा हाल में ही जारी किया गया है ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स, जिसमें मैंने आपको भी बताया था कि टॉप पर कौन सा है, ऑस्ट्रिया का वीना, और भारत के 5 शहर हैं। भारत के 5 शहर बेंगलुरु, अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली एंड मुंबई। दिल्ली एंड मुंबई की रैंकिंग है 141, इन दोनों की, चेन्नई की 144, अहमदाबाद की 147 एंड बेंगलुरु की 148। उत्तर भारत के पहले स्कीन बैंक का जो है उद्घाटन हुआ है, ठीक है, और ये कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने हाल में ही गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS लागू करेगा? तो उत्तर प्रदेश सरकार है। और उत्तर प्रदेश में ही क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या है, आपका अभ्युदय योजना स्टार्ट किया गया है, नंदी बाबा दुग्ध मिशन स्टार्ट किया गया है उत्तर प्रदेश में, फिर दीदी कैफे है, और टिफिन पे चर्चा है उत्तर प्रदेश की। वहाँ पे 2 विधान, आप बोल सकते हैं कि वहाँ पे 2 सदन है, विधान परिषद और विधानसभा भी है वहाँ पर, ठीक है। अगर सबसे ज़्यादा बोला जाए तो विधानसभा की सीट कितनी है, कहाँ है, उत्तर प्रदेश में ही है, 403, विधान परिषद में 100 है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो एक जगह बिल्कुल लिख लीजिएगा, एग्ज़ाम के समय ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 62वीं है यानी 62nd नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का समापन कहाँ हुआ है, भुवनेश्वर। RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन है, स्वामीनाथन जानकी रमन, जिन्होंने किसका स्थान लिया है, MK जैन का स्थान लिया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है, MK जैन। MK जैन का स्थान किसने लिया है, स्वामीनाथन जानकी रमन ने। एक चीज और ध्यान रखिएगा यहाँ पर इसके साथ ही कि जो RBI के वर्तमान जो गवर्नर है कौन है, शक्तिकांत दास हैं, ठीक है, शक्तिकांत दास इनके वर्तमान के गवर्नर हैं। तो यहाँ पर 1 गवर्नर और मैक्सिमम 4 डिप्टी गवर्नर जो है वो अपॉइंट किए जा सकते हैं। किसे मिस्र का सर्वोच्च सम्मान क्या है, ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। तो अभी किसको किया गया है, प्रधानमंत्री मोदी जी, जो रिसेंटली अभी 24-25 को ही ये मिस्र से घूम करके आए हैं, ठीक है, मिस्र से घूम के आए हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री कौन है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। चलिए, और वहाँ मिस्र के राष्ट्रपति कौन है जिनके द्वारा ये दिया गया है, अब्दुल फतह अल सीसी। क्या नाम है मिस्र के राष्ट्रपति का, अब्दुल फतह अल सीसी, इनके द्वारा यह सम्मान दिया गया है, अब्दुल फतह अल सीसी, ठीक है, इनाम ध्यान रखिएगा, अब्दुल फतह अल सीसी के द्वारा ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। ओके, चलिए G20 सम्मेलन के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि G20 के तहत करीब 200 से अधिक बैठकें हुई हैं। तो ये कौन सा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप। इसकी बैठक कहाँ हुई है, उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में। कब की जाएगी, 26 से लेकर के 30 जून के बीच, यानी इन दिनों वो बैठक जो है वो चल रही है, कहाँ पर, उत्तराखंड में। अब बात आती है G20 को लेकर के बिल्कुल सावधान रहेगा, एग्जाम में इसे डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे। G20 गठन कब हुआ, 1999 में। जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है G20 को लेकर के वह ये है कि G20 में ट्राइका एक वर्ड है, G20 के तहत क्या आता है, ट्राइका एक वर्ड आता है, ट्राइका, जिसमें ट्राइका का मतलब होता है बीते वर्ष, वर्तमान का वर्ष और आगामी वर्ष, यानी आने वाले वर्षों में बैठक जो है कहाँ कहाँ आयोजित हुई है, वर्तमान में हो रही है और होगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसके तहत 3 पॉइंट्स, ठीक है, 3 पॉइंट्स अभी जो हुई है, अभी जो होने वाली है, इंडिया में जो होने वाली है वह उसका 18th एडिशन है, 18th है, 17th एडिशन हो चुका है और कहाँ हुआ है, इंडोनेशिया के बाली में, ओके, इंडोनेशिया के बाली में। दूसरा 18th जो वर्तमान में वह इंडिया में कहाँ पर, दिल्ली। एंड 19th जो होगी, जो 19th होगी वह होगी ब्राज़ील यानी ब्राज़ील के रियो डियो जेनेरियो में, यानी यह हो गया 2022 का, ये 2023 का। जो इसके बेसिक क्वेश्चंस में आएंगे, इस क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा, ठीक है।
इस क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल तैयार रहेगा, इतना तो बिल्कुल रट करके जाइएगा कि और G20 में कितने कंट्रीज हैं, 20 है, तभी वो G20 नाम हुआ है। इसमें 19 जो है 19 कंट्रीज प्लस 1 अगर आप देखेंगे तो EU से यानी यूरोपियन यूनियन से लिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर टूर्नामेंट में विमेन्स डबल कैटेगरी का टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय, इंपॉर्टेंट यह है कि यह पहली भारतीय जोड़ी है, ठीक है। नाम क्या है? सुतीर्थी मुखर्जी। ये थोड़ा सा यहाँ पे थी मिसिंग हो गया, सुतीर्थी मुखर्जी, सुतीर्थी मुखर्जी मैंने क्लास में बताया भी है, और अयाहिका मुखर्जी, सुतीर्थी एंड अयाहिका मुखर्जी। भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कप्तान, महिला फुटबॉल टीम की कप्तान जो है कौन चुनी गई है? असम की अपूर्णा नारजारी, ठीक है, असम की अपूर्णा नारजारी। क्लियर? अब हम लोग आते हैं आज के वन लाइनर, जो हमारे जो फैक्ट्स हैं वो तो कंप्लीट हो गए। अब हम लोग देख लेते हैं एमसीक्यूज को। इंफोसिस ने डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, डांस्के बैंक के साथ किया था समझौता किया है। समझौता क्या बोल सकते हैं कि उसने एक जो कुछ मिलियन ऋण पर जो उसने किया है, हस्ताक्षर किया है समझौते के तहत, तो कितना मिलियन है? $351 मिलियन, $454 मिलियन, $550 मिलियन एंड $625। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? $454 मिलियन का इंफोसिस ने डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ? डांस्के बैंक के साथ, जो कि डेनमार्क की है, डांस्के बैंक, उसके साथ इसने समझौता किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय मंत्री कौन है? नारायण राणे ने क्या किया है? चैंपियंस 2 पोर्टल को लॉन्च किया है, जो किससे संबंधित है? MSME से संबंधित है। तो यह पोर्टल जो है 1 जून 2022 को लॉन्च किया गया था, तो ये तो पहले रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यह 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। ये 22 ना होकर के क्या होगा? 2020 को लॉन्च किया गया था, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। यह MSME के लिए शिकायत निवारण और सूचना प्रसार के लिए एक ICT आधारित क्या प्रणाली है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2, 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सरकार ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए यानी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार प्रमाणीकरण की अनुमति दी। अब आधार में बोला जाए तो कितने अंकों की व्यक्तिगत जो पहचान संख्या है आधार में? 14, 16, 12, 18। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधार में कितने नंबर होते हैं? 12 डिजिट होते हैं कि नहीं होते हैं? यही एग्जाम में अगर पूछ जाए तो बच्चे वहां भी कंफ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। चलिए, स्वच्छ सर्वेक्षण आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत किस वर्ष शुरू किया गया था? स्वच्छ सर्वेक्षण जो है कब शुरू हुआ था? 2016 में, 2016 में स्टार्ट किया गया है, ठीक है। और यह इसका जो है अभी दुनिया का सबसे बड़ा 8th एडिशन जो है सर्वे कर रहा है। 8th एडिशन अभी स्टार्ट किया गया है और यह दुनिया का सबसे बड़ा है। करीब 10 करोड़ लोगों को इसमें शामिल किया गया है। रिपोर्ट आएगी तो देखते हैं टॉप पे कौन सा है, ठीक है। चलिए, CGI कौन है? डॉक्टर DY चंद्रचूड़, ठीक है। इन्होंने क्या किया है? जम्मू क्षेत्र में, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय में नए परिसर की आधारशिला रखी है। तो देख लेते हैं कौन सा एरिया है वो। एरिया कौन सा है? पंच तीर्थ, पटनी टॉप, रायका, सानासार। तो कौन सा क्षेत्र है वो? रायका क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। DBS बैंक इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीरज मित्तल, मिथिलेश कुमार, अजय वर्मा, रजत वर्मा। एक्चुअली इनमें रजत वर्मा को अपॉइंट किया गया है, जो कि नीरज मित्तल का स्थान लेंगे, नीरज मित्तल का, ठीक है। एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई, इसमें विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो कौन सा इंस्टीट्यूट है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ एंड अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद। तो यहाँ पर बेंगलोर का नाम आएगा। किसका आएगा? बेंगलोर, जस्ट ए मिनट, बेंगलोर का नाम आएगा, ठीक है, जिसकी रैंकिंग है 48th। ओके, विश्व में प्रथम बोला गया है। विश्व में प्रथम स्थान ऐसे अगर बोला जाए तब तो चीन का सिंघुआ ही आएगा, सेकंड में पैकिंग है। लेकिन इसने जब 4 यहाँ दिया हो गया है, इस 4 में बोला है, तो 4 में अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो फर्स्ट कौन सा हो जाएगा? IISc बेंगलुरु हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में क्वीन अनानास का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है,
तो यहाँ पर राइट आंसर हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे बैठा लेना है कि हमें 4 ऑप्शन पढ़ने की भी आवश्यकता ना पड़े, है ना, बिल्कुल फैक्ट बिल्कुल दिमाग में बैठ जाना चाहिए। उड़ीसा सरकार ने डैश के साथ मिलकर क्या किया है, उड़ीसा गुणवत्ता संकल्प को लॉन्च किया है। तो QCI, फिक्की, EPC ऊपर के सभी, यहाँ ध्यान रखिएगा QCI, ठीक है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी गुणवत्ता संकल्प जो लॉन्च किया है किसके साथ मिलकर के किया है, तो QCI, ठीक है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के, चलिए गुणवत्ता परिषद है, ठीक है। आज 9 ही क्वेश्चन है, ओके चलिए आज 9 ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो गई आज की हमारी क्लास की कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए एंड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हो गई एट द एंड। टॉपिक से रिलेवेंट किसी भी प्रकार की कोई डाउट्स हो तो आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई सुझाव देना चाहे तो भी आप लोग दे सकते हैं अपने सुझाव को, इसे और बेहतर किस तरह से किया जा सकता है, ठीक है। क्लास रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की कोई भी सुझाव, और एक स्टूडेंट हैं जिनका मैसेज मैंने कमेंट सेक्शन पे देखा है, जाट करके कुछ उनका इस नाम से कुछ मुझे जो मैसेज आया है कमेंट पे। तो आपकी जो ये प्रॉब्लम है कि आपने 4 टाइम्स ऑलरेडी UPSC आपने दे चुका है 4 टाइम्स, तो नेक्स्ट जो अटेम्प्ट आपके बाकी है, बेहतर होगा आप 10 बजे के बाद कॉल कर लें, ठीक है, आप 10 बजे के बाद कॉल कर लें, क्योंकि कमेंट में बहुत इतनी लंबी जो डिस्कशन होती है किस चीज़ को लेकर के, क्योंकि आपका प्रॉब्लम है कि नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ी सी वो मतलब कहने का सेंस ये है कि अगर मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ है और किन सब्जेक्ट्स में लेकर के है, तो थोड़ा वो 2-4 मिनट का जो हमारा कन्वर्सेशन होगा तो बाय फोन आई थिंक वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि कमेंट में वो बार बार टाइप करना इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो बेहतर होगा आप 10 बजे के बाद कॉल कर लें, ठीक है। आज 10 बजे के बाद आप कॉल कीजिए, फिर मैं आपसे बात करती हूँ और आपकी जो प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली है सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट करंट अफेयर्स की क्लास में नेक्स्ट नए इश्यूज़ के साथ। इस चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, वैसे वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।